नमस्कार साथियों, मैं अली मोहम्मद अली ग्रेप्टी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए मैथ की क्लास ले रहे हैं। मैथ में सबसे पहला चैप्टर अपना संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अंकगणित को पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अंकगणित में संख्या पद्धति चैप्टर लिया है और संख्या पद्धति में सबसे पहले जानेंगे किस चीज़ का प्रयोग होता है। संख्या पद्धति में दार्शनिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो अंक होते हैं वो दार्शनिक प्रणाली के अंक हैं। जैसे दार्शनिक संख्या पद्धति में दार्शनिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दार्शनिक प्रणाली में 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 अंकों का यूज करके हम अंकगणित का अध्ययन करते हैं। इन 10 अंकों का ही अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अंक और संख्या क्या होती हैं, यानी कि नंबर और डिजिट में क्या अंतर होता है। सबसे पहला टॉपिक है नंबर एंड डिजिट। नंबर और डिजिट क्या होते हैं। नंबर मीन्स होता है दोस्त संख्या। नंबर मीन्स होती है संख्या और डिजिट मीन्स होता है अंक। ये संख्या और अंक क्या होते हैं, जैसे ये सभी अंक हैं। अंक हमेशा अकेला होता है, जैसे 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी अंक होते हैं। लेकिन संख्या क्या होती है, कम से कम संख्या का निर्माण करने के लिए हमें 2 अंकों का प्रयोग करना होता है। जैसे मैंने लिखी 11 या 12, 11, 12, 13, ये सभी संख्या हैं। जैसे बात करें हम 1947, ये भी एक संख्या है। जैसे मोबाइल का एक नंबर है, वो भी एक संख्या है। संख्या में कम से कम 2 अंक होते हैं। संख्या और अंक आपके समझ में आ गई होगी, तो नंबर और डिजिट क्या होते हैं आपके लिए पता चल गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्ण और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, इन्हें लिख लीजिएगा। इसके बाद पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... अनंत, ये सभी पूर्ण संख्या होती हैं। अगर बात करें हम कि प्राकृतिक संख्याओं की, ये तो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो ये 0 को हटा दिया जाता है। 1, 2, 3, 4 ... अनंत, जितनी भी संख्या होती हैं ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो वे सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपका आंसर होगा नहीं, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। अगर बात करें 1, ये प्राकृतिक संख्या है और एक पूर्ण संख्या भी है। 0 को छोड़कर अन्य संख्याएं सभी की सभी प्राकृतिक और पूर्ण दोनों होती हैं। तो हम इस वजह से एक नोट लिखते हैं कि 0, 1, 0, 1 पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या
नहीं है। शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शून्य को छोड़कर अन्य जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण हैं और प्राकृतिक हैं, चाहे वो कौन सी भी संख्या हो। लेकिन शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा 1920, ये 1920 प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है। मैंने बोला 1728, ये प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन शून्य की बात करें तो ये पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पूर्ण और प्राकृतिक हमने पढ़ ली। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में। ये धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है? धनात्मक एवं ऋणात्मक, जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वे सभी धनात्मक संख्या होती हैं, चाहे वो एक हो या दो हो या तीन हो। ये सभी के सभी डॉट 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 अनंत जितनी भी हैं ये सभी के सभी धनात्मक संख्या होती हैं। लेकिन इनके आगे अगर माइनस का साइन लग जाए तो ये सभी के सभी ऋणात्मक संख्या होती हैं। इतना याद रखना है, अगर माइनस का साइन लगा है तो ऋणात्मक और कोई साइन नहीं है तो वो धनात्मक। चाहे इनके आगे एक प्लस का चिन्ह भी आ सकता है, प्लस का चिन्ह होता है फिर भी उसे धनात्मक कहते हैं, और चिन्ह ना भी हो तब भी वो धनात्मक संख्या है। धनात्मक और ऋणात्मक आई समझ में। इन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्याओं के लिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। लेकिन बात करें कि पूर्णांक क्या होता है, अगर पेपर में पूछ लिया जाता है कि पूर्णांक क्या होता है, जैसे यह है पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है? तो हम कह सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो वे सभी पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे जीरो, जीरो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु पूर्णांक के रूप का होता है, ये भी हम जानते हैं। जैसे जीरो है, एक है, दो है, तीन है, डॉट 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 अनंत, कोई भी गिनती सही वे सभी पूर्णांक हैं, चाहे वो प्लस की सही चाहे वो माइनस की सही। और चाहे वो शून्य सही। शून्य भी एक पूर्णांक है और प्लस की सभी संख्या यानी कि धनात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य तीनों को मिला लिया जाए तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। धनात्मक पूर्णांक धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक संख्या होती है। इसके बाद अब पढ़ते हैं हम सम विषम के बारे में कि ये सम विषम क्या होता है। लिखते चलना, कॉपी में नोट बनाते चलना। जिस दिन मैं मैथ के बेसिकली कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन लूँगा, देखना आप कि क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकोगे। जैसे एक क्वेश्चन आया, इस सम एवं विषम संख्या क्या होती है? संख्या क्या होती है, या फिर सम या विषम किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात आई सम। आपके लिए पता होगा सम की परिभाषा और विषम की आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। सम जोड़ा की संख्या होती है, सम जोड़े की संख्या होती है, या कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें दो से विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें दो से विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे जोड़ा की संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत, ये सभी सम संख्या कहलाती है। अगर बात करें हम विषम की तो बिना जोड़ा की संख्या है, या फिर कह सकते हैं हम वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। यानी कि दो से विभाजित करने पर शेषफल बचेगा, एक शेष बचता है। क्या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें दो से विभाजित करने पर शेषफल
एक बचे या शेषफल बचता है, या वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये जितनी बार गिनती हैं ये सभी विषम है। बिना जोड़ा की गिनती विषम और जोड़े की सम। सम विषम के लिए आपने समझ लिया होगा, अंक और संख्या में अंतर समझ लिया होगा कि डिजिट और नंबर क्या होते हैं। पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक जान गए होंगे कि धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक। उनके साथ या जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो ये सभी के सभी पूर्णांक कहलाते हैं। उसके बाद मैंने सम और विषम को देखा कि जोड़ा की संख्या सम और बिना जोड़ा की विषम। जैसे अब हम इनके बारे में क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि 1 से लेकर 50 तक कितनी सम और कितनी विषम। उन क्वेश्चनों को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि सम कौन सी है और विषम कौन सी है। अब पढ़ेंगे हम भाज्य एवं अभाज्य। भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अब देखो भाज्य क्या होते हैं और अभाज्य क्या होते हैं। तो भाज्य की परिभाषा है, छोटी सी याद रख लेना, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि 1 और स्वयं, वे संख्याएं 1 से और जो स्वयं से विभाजित हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर कह सकते हैं वे संख्याएं जो 1 के और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिख लो, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं, क्योंकि इस 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का जाएगा। तो इसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, इस वजह से ये भाज्य संख्या है। 6 में 1, 2, 3 और 6, 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, इस वजह से 6 भी एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य आप समझ गए होंगे। अभाज्य क्या होती है। अभाज्य देखो, अभाज्य वे संख्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहती हैं। जैसे मैंने लिखी 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 का, 1 और 1 2, मतलब 2 गुणनखंड हैं इसके, यानी कि ये 2 संख्याओं से विभाजित है केवल और केवल, इसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, इस वजह से 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 के बाद आई 3 में 1 का और 3 का भाग जाएगा, यानी कि ये 1 से और 3 से विभाजित है, इस वजह से 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 3 के बाद 5 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 का और स्वयं का भाग जाएगा। 5 के बाद देखें 7 भी एक अभाज्य संख्या है, इसमें 1 का और 7 का ही भाग जाएगा। इसी प्रकार देखो 11, 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 में 1 का, 3 का और 9 का भाग जाएगा, इस वजह से ये क्या है, एक
भाज्य संख्या है। 11 जो है ये आपकी अभाज्य संख्या है, इसमें 1 का और 11 का भाग जाएगा। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं यानी 1 और स्वयं, उन्हें अभाज्य कहते हैं। इसे लिख लेना। इसके बाद देखते हैं हम सहअभाज्य और जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं। वीडियो को रोककर आप लिख लें और बारीकी से फिगर बना लें इसकी, और फिर पढ़कर देखें कि कितना आनंद आता है। मैथ बना रखा है डर, मैथ बहुत हल्का होता है पढ़ने वाले के लिए, और ना पढ़ने वाले के लिए तो वही कठिन है ही। बात आई कि सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं। सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं। इतनी भी गहराई से मैथ को मत पढ़ो कि उसमें डूब जाओ। मैथ को इतना भी कम मत पढ़ो कि एग्जाम से रह जाओ। सिर्फ मैथ के लिए एग्जाम की दृष्टि से पढ़ो। अगर इसकी गहराई में जाओगे तो समुद्र की तरह गहराई है, कभी भी मैथ को नहीं पा पाओगे। इसकी अथाह सीमा है। मैथ अगर सीखना है तो इसकी ज़्यादा गहराई में मत जाओ, इतना सीखो जितना एग्जाम में आ रहा है। ज़्यादा जाओगे तो मास्टर बनकर रह जाओगे, सीधी सी बात है। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका मासा 1 होता है। सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका मासा 1 होता है। जैसे मैंने लिखी, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जिनका मासा यानी कि HCF बराबर 1, यानी कि जिनका मासा 1 हो उन्हें काटेंगे, उन्हें कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखी 2,5, इन दोनों का मासा 1 है। मासा 1 है तो ये सहअभाज्य संख्या है। मैंने लिखी 7,9, इनका भी मासा 1 है। ये बेशक अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन इनका मासा दोनों का 1 है, इस वजह से ये सहअभाज्य संख्या है। 7,9 के बाद लिख लो 5,13, इनका भी मासा 1 है तो ये भी सहअभाज्य संख्या है। जैसे किसी ने लिख दी 25,18, इनका भी मासा 1 है, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। वे संख्याएं जिनका मासा 1 होता है उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मासा आप जानते होंगे निकालना, नहीं जानते हैं तो जिस दिन हम मासा वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि मासा क्या होता है। ऐसे भी देख सकते हैं इन दोनों में किसी एक से और किसी और बड़ी संख्या से विभाजित नहीं है। दोनों एक से बड़ी किसी अन्य संख्या से अगर दोनों संख्या विभाजित हो जाए तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे 7 और 9 है तो ये दोनों के दोनों एक कोई बड़ी संख्या है जिससे ये विभाजित हो जाए, नहीं होंगी, ये 1 से ही दोनों विभाजित होंगी। लेकिन हाँ 9 तो 3 से विभाजित होगी, लेकिन 3 से फिर ये 7 विभाजित नहीं होगी। इस वजह से याद रखनी है कि वे संख्याएं जो यानी कि जिनका मासा 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन जुड़वा अभाज्य क्या होती हैं। वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, वे अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं जिनका मासा वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उन्हें जुड़वा अभाज्य कहते हैं। जैसे मैंने लिखी 3,5, तो इन दोनों का अंतर, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन इनका अंतर 2 है। अंतर 2 है तो ये जुड़वा अभाज्य है। अगर बात करें हम 5,7 तो ये भी जुड़वा अभाज्य हैं। अगर 7,9 लें तो नहीं है,
क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं हम। तो 7,11 7,11 7 में नहीं होगी, क्योंकि 7 और 11 का अंतर 2 नहीं है, इस वजह से ये जुड़वा अभाज्य नहीं होंगी, क्योंकि 7 और 11 का अंतर 2 नहीं है। समझ में आ रही होगी। हाँ, लेकिन 11,13 हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का अंतर 2 है, तो ये जुड़वा अभाज्य है। जुड़वा अभाज्य और सह अभाज्य को आपने समझ लिया होगा, इसे लिख लो। इसके बाद परमेय अपरमेय देखेंगे। बातें कम करो और पढ़ाई पे मस्त लगे रहो। पढ़ाई कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, हकीकत में बता रहा हूँ। 2-2, 3-3 वीडियो में मैथ के हर चैप्टर को उड़ाते चलेंगे, लेकिन बारीकी से स्पीड से पढ़ना है। वक्त कम है, वक्त की कदर करोगे तो वक्त आपकी कदर करेगा। वक्त की यदि आप कदर नहीं करोगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। जैसे परिमेय संख्याएं, यानी परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है, या कह सकते हैं किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं? इनकी परिभाषा लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ Q = not 0, यानी कि जो हर है वो शून्य ना हो, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने लिखी 1, इंक डाल लो थोड़ी। तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाए। जैसे मैं लिखी 1/4, तो ये परिमेय संख्या है। 1/4 क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे मैं लिखी 3/5, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे 2/5, ये भी परिमेय संख्या है। 4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, लेकिन कभी भी इसके नीचे शून्य नहीं आएगा। अगर शून्य आएगा तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ऊपर शून्य आ सकता है, अंश शून्य हो सकता है, लेकिन हर शून्य नहीं होगा। परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं होता। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकें उन्हें अपरिमेय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, और √3, √5, इनके वर्गमूल नहीं निकल सकते, लेकिन मैंने लिख दी √16, √16 का वर्गमूल होगा 4, और 4 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है √16, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। उदाहरण के तौर पर देखो 0.01, 0.01, 0.001, ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, 22/7, ये 22/7 परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय अपरिमेय तक आपने देख ली। तो आज मैंने जितना पढ़ाया है उसके लिए सुना, हम जितना भी पढ़कर आए हैं आज दार्शनिक प्रणाली की इस संख्या पद्धति के बारे में, उसे अब सुन लो। उसके बाद इसे लिखकर अपनी कॉपी में एक बार रिवाइज कर लेना, 100% याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले देखिए हमने संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है कि संख्या पद्धति में नंबरों को क्रम के अनुसार लगाया जाता है। ये नंबरों की एक पद्धति होती है, इसी वजह से इसे नंबर सिस्टम कहते हैं। SYSTEM नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में मैंने सबसे पहले पढ़ा था दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली का यूज किया जाता है।
अंक गणित को पढ़ने के लिए, तो उसी प्रकार दार्शनिक प्रणाली में 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे क्या कहते हैं हम, दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली के बाद मैंने बताया अंक यानी कि नंबर और डिजिट में अंतर, यानी कि डिजिट क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं। डिजिट अकेले अंक होते हैं, नंबर है संख्या होती हैं। कम से कम 2 अंकों से मिलकर एक संख्या का निर्माण होता है, लेकिन अंक अकेला होता है। उसके बाद हमने देखा कि प्राकृतिक और पूर्ण क्या होते हैं। प्राकृतिक वे संख्या होती हैं जो धनात्मक संख्या होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं वे प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। सभी धन पूर्णांकों को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं वो वे होती हैं जिनमें अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लें तो वे सभी की सभी पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वे सभी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। फिर मैंने बताया धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक प्राकृतिक संख्या होती हैं, सभी के सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती हैं। जिनके आगे प्लस का साइन लगा हो या ना लगा हो वे धनात्मक संख्याएं हैं। लेकिन अगर इनके आगे मैंने माइनस का साइन लगा दिया तो ये सभी की सभी ऋणात्मक संख्याएं हो जाती हैं। तो हम धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होना कहते हैं जिनके आगे माइनस का साइन लगा हो। तो पूर्ण अपूर्ण के बाद मैंने पढ़ा था पूर्णांक। तो पूर्णांक कहते हैं कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांकों में यह 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वे सभी पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक के बाद हम आए तो मैंने पढ़ा सम और विषम। सम जोड़ा की संख्याएं, विषम बिना जोड़ा की संख्याएं। सम संख्या वे होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, विषम वे संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा था भाज्य और अभाज्य। भाज्य वे संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मैंने बताई थी आपके लिए 4 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 1 का 2 का और 4 का भाग जा रहा है, कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित है तो ये भाज्य है। अभाज्य वे होती हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं। फिर मैंने पढ़ाया सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं। सह अभाज्य वे संख्या होती हैं जिनका मासा 1 होता है। जैसे मैंने बताया था कि 9, 11 इनका मासा 1 है तो ये सह अभाज्य है। 9 बेशक अभाज्य नहीं है लेकिन 9 और 11 में इनका मासा 1 है, इस वजह से ये सह अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य वे होती हैं कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 हो तो वे जुड़वा अभाज्य होती हैं। जैसे 11, 13 का अंतर 2 है तो ये जुड़वा अभाज्य है। परमेय अपरमेय को देखा, परमेय वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाए, लेकिन यहाँ Q = नॉट 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि हर कभी भी शून्य नहीं होता। इसके बारे में देखने के बाद मैंने बताया अपरमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाए। जैसे ये संख्या उदाहरण के तौर पर मैंने तुम्हें बताई। तो हम अब देखते हैं आगे को इस चैप्टर में। आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो वो है 1। अगर सबसे छोटी पूर्ण पूछी जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। सबसे छोटी सम संख्या, तो सम होती है 2। सबसे छोटी सम संख्या कितनी है 2। अगर बात करें सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी
सबसे छोटी भाज्य या विभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य या फिर विभाज्य संख्या, तो ये 4 होती है। इसे विभाज्य भी कहते हैं और भाज्य भी कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अगर बात करें सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या, तो वो आपकी 10 होगी। 10 एक भाज्य संख्या है और ये 2 अंकों की सबसे छोटी है। अगर बात करें सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो वो आपका आंसर 11 होगा। अगर 2 अंकों की पूछे तब, अगर पूछे सबसे छोटी 2 अंकों की विषम संख्या, तो आपका आंसर 11 होगा। अगर पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या, तो आपका आंसर 10 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 2 अंकों की पूछे तो 10 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 2 अंकों की पूछेगा तब भी 10 ही होगी। तो इसके बारे में आज हमने देखा। इसके अगले चैप्टर में हम आगे को देखेंगे। इकाई अंक के बारे में, जातीय मूल और स्थानीय मानों के बारे में, संख्या पद्धति के जैसे योग के आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें देखेंगे। एक एक कर हम सभी टाइप को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।